Hello, good morning, all of you. How are you? And so today I am going to start a lecture of probability continuation. In previous lecture, I have already told you about conditional probability. So now in this lecture, I am going to tell you about the multiplication theorem on probability. So we will see what is this theorem. So first is this multiplication rule on probability. So what is this? As we know that if we have two events E and F, okay, if we have two events E and F, then related with the same sample space, then E intersection F clearly denotes that E and F has already been occurred. So one second, pointer will come. So take this today, blue color. So E and F sample space S is there, and two events E and F are related to it, and we have already stated that if E intersection F is there, it denotes that E and F has already been occurred. This means that it is a conditional probability. So now we can write it as E and F also. If E and F has already been occurred, we can write it as E F also. But if there is a probability, if we have some example in which we have to draw a card one after another. Suppose we have to take a king and a queen. Okay, so king and a queen means the probability of event E and F. So means both should be occurred at a time, means simultaneous occurrence of a event. So for simultaneous occurrence of an event, this E and F is denotes the simultaneous occurrence of event, मीन्स एक साथ दोनों होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो उसके लिए एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या देखते हैं, उसको अब हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं. वही होता है मल्टीप्लिकेशन रूल. तो जैसे हमको पता है कि P अगर हमको फाइंड करना है E बाई F, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड. इसको हम लिख सकते हैं P इंटरसेक्शन F अपॉन P F प्रोवाइडेड दैट PF इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब तो पता है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा टर्म इन्फिनाइट हो जाएगा. फिर दूसरा लेते हैं, अगर हमको फाइंड करना है PF बाई E, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, PF इंटरसेक्शन E अपॉन PE प्रोवाइडेड PE इज नॉट इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम क्या पता चलता है कि जो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये तो कंडीशन होगा, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसके रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं PE इंटरसेक्शन F बाई PE, क्योंकि हम जानते हैं कि या हम E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू F इंटरसेक्शन E, मतलब E और F हो चुके हैं या F और E हो चुके हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है. तो उसको हम ग्राफ से देख लें, अगर ये E है, ये F है, ये E है और ये F है, और ये पार्ट जो है ये वाला, ये है E इंटरसेक्शन F, दैट विल बी इक्वल टू F इंटरसेक्शन E. ओके, सो उसको हमने रिप्लेस करके ऐसे लिख दिया. अब हमारा अगर हम फाइंड आउट करें PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को यहाँ ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं PE इंटू PF बाई E.
इसको मैं यहाँ से दोबारा से लिख देती हूँ। पी ई इंटरसेक्शन एफ को हम लिख सकते हैं पी ई, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, पी ई इंटू पी एफ बाई ई, ये नहीं आएगा। सो ये हो गया हमारा। सिमिलरली हम पी, इसको इंटरसेक्शन एफ को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसका अपोजिट करें ऊपर वाले से तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पी एफ, ये जो हमने फाइंड किया था पी एफ, ये वाला पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। सो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम पी ई बाई एफ को, पी इंटरसेक्शन एफ को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई एफ मतलब दोनों हो चुके हैं। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो अब हम इसके, ये तो 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, अगर हमारे पास मोर देन 2 इवेंट्स हैं, ओके, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, और उसका हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। So this is the formula for multiplication rule on, change the color, red, pointer, color, this. So this is the formula for multiplication rule on probability or multiplication theorem. Okay, next we will see the multiplication rule for probability for more than 2 events. So अब हमारे पास क्या बोल रहा है, we have events more than 2 events, E, F and G are the 3 events of same sample space. Okay, same sample space. Now what will be the we have to find what will be the probability of occurrence of these 3. So अगर हमको more than 3 probability है और उसमें हमको रूल लगाना है, तो उसके लिए क्या एग्जाम्पल होगा, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसका देख लेते हैं। हमको ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी लिखना है, तो उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है पी ई पी एफ बाई ई जैसे हमने देखा था, और पी जी को हम लिख सकते हैं पी जी बाई ई जी, ई इंटरसेक्शन एफ। उसको हम ओपन करेंगे तो इसका लिख सकते हैं पी ई पी एफ बाई ई एंड पी जी बाई एफ ई। इस जैसे भी जितने भी इवेंट्स होते जाएंगे वो नीचे नीचे आते जाएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर तो 3 कार्ड्स ड्रॉन है ना, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। ओके, फिर क्या बोल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है उसमें हमने कार्ड नहीं रखा दोबारा से, इसका मतलब होता है हमने दोबारा से उस पर कार्ड नहीं रखा। ओके, कौन से कार्ड्स हैं ये, टोटल 52 कार्ड्स हैं। ओके, अब हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। फर्स्ट, पहले तो हम जो कार्ड निकाले, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। ओके, फर्स्ट 2 कार्ड किंग हो, एंड थर्ड ड्रॉन कार्ड, एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एस, एंड थर्ड, अब तीसरा जो कार्ड निकाले, थर्ड कार्ड इज एस, जो तीसरा कार्ड निकाले वो एस हो। अब इसमें हमको देख लेना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसमें हमने कार्ड नहीं रखा। एक बार मैं आप लोग को इसका बता देती हूँ कार्ड कैसे डिवाइड होते हैं। जैसे हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। ओके, अब 52 कार्ड्स में होते हैं 2 कलर्स, एक होता है रेड, 26 होते हैं रेड कलर के, एंड 26 होते हैं
ब्लैक कलर के। अब इसमें ये डिवाइड होते हैं किसमें, 13 स्पेड, 13 एस, 13 क्लब, सॉरी ये रेड के ब्लैक के होते हैं, रेड के, ओके मैंने रेड समझ के लिख दिया। ये 13 होते हैं, फिर से लिख लेती हूँ मैं, इसको कट कर दो। 13 होते हैं यहाँ पे हार्ट, तो सबको पता है हार्ट, एंड 13 होते हैं डायमंड, फिर इसके बाद 13 स्पेड एंड 13 एस। अब इसमें 10 होते हैं, 9 होते हैं, 2 3 4 5 6 7, 1 नहीं होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाद एक होता है जैक, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, और एक होता है एस। इस तरह सारों में इस तरह डिवाइडेड होते हैं। ये समझ में आ गया होगा शायद। ये हो गए 4 और 9 हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कौन सा मिसिंग है, एक कोई मिसिंग है, 1 सेकेंड डबल चेक। 2 3 जैक हो गया, 13 कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, हाँ 13 तो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं सॉरी ये 10 भी होता है ना, इसलिए कम हो रहा था। ओके ये 10 भी हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक जैक, एक किंग, क्वीन, ये इस तरह इन चारों में इसी तरह डिवाइड होता है, ब्लैक में भी, डायमंड में भी, स्पेड में भी, एस में भी। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके तो क्या बोल रहा है, पहले 2 कार्ड होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, 2 किंग होने चाहिए, है ना। तो मेन हमारी जो फाइनल प्रोबेबिलिटी है पहली क्या है, पी के, किंग की क्या हो जाएगी, कितने किंग होते हैं 4, तो 4/52 हो गई। ओके नाउ अब बोल रहा है फर्स्ट 2 कार्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग विदाउट कंटेनिंग 1 किंग हैज बीन ऑलरेडी ड्रॉन। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मतलब उसमें हमने कार्ड नहीं रखा है, तो बचे हुए कार्ड कितने हो जाएंगे, 52 - 1, क्योंकि एक निकल गया तो ये हो जाएगा 51। ओके अब दूसरा किंग निकालना है, तो दूसरा किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, के की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/52। ओके अब जो बचेंगे, अब कितने कार्ड बचेंगे, 3/51, सॉरी 51, इससे भी एक आया गया, इससे भी एक चला गया। अब ये कितना बचेगा, 51 - 1, तो ये हो जाएगा 50 कार्ड्स। नाउ अब बोल रहा है फर्स्ट 2 कार्ड तो हो गए किंग, है ना। अब क्या निकालना है, थर्ड कार्ड इज एस, थर्ड कार्ड एस है, जबकि दोनों किंग निकल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, एस तो अभी 4 पूरे हैं, तो 4/50 हो गया, क्योंकि लेकिन टोटल में से तो ये कम हो गया, तो 50 कार्ड्स बचे, लेकिन एस तो चारों हैं, चारों में एक एक एस है, तो ये 4/50 हो। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, फाइनल प्रोबेबिलिटी है पहले 2 किंग हो, थर्ड वन शुड बी एस, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 3/51 इंटू 4/50, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो आ जाएगा 2/5525। तो समझ में आ गया, जैसे पहला ये किंग निकाला, फिर दूसरा किंग निकाला, तो किंग में से किंग एक माइनस हुआ तो 3 बचा, टोटल में से एक माइनस हुआ तो 51 बचा। अब एस निकालना है, एस में तो चारों एस अभी पूरे के पूरे वैसे ही है, तो 4, और टोटल में से लेकिन कार्ड कम हो गए 2, तो वो बचा 50 हो गया। अब
पूरी फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी कि पहले 2 किंग हो और फिर एस हो थर्ड ऑन कार्ड, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इस तरह हम क्या करते हैं, मल्टीपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, जैसे कि हमने फाइंड कर चुके हैं, तो इसका अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो मीन्स ये पी के इंटू पी के बाई के इंटू पी एस बाई 2 किंग्स आर ऑलरेडी ड्रॉन, है ना, ऑकर्ड हो चुका है। इसमें एक किंग निकालना है जबकि एक किंग ऑकर्ड हो चुका है, ये ऐसे समझना है हमको। एक किंग एक एस निकालना है जबकि 2 किंग ऑकर्ड हो चुके हैं, एक किंग निकालना है जबकि एक किंग हो चुका है, ये सिर्फ एक किंग निकालना है टोटल में से, कार्ड में से। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? इफ E and F are 2 events such that the probability of occurrence of one of them, 2 इवेंट हैं, सपोज जो सैम्पल स्पेस है अपना S, उसमें 2 इवेंट्स हैं E एंड F, लेकिन E के होने से occurrence of E does not affect occurrence of F and occurrence of F does not affect occurrence of B। मतलब अगर E के होने से F में कोई फर्क नहीं पड़ता और F के होने से E में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों इवेंट्स क्या हुए आपस में? इंडिपेंडेंट। मतलब इनका ऑकरेंस एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, तो वो दोनों इवेंट्स हो जाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच एलिमेंट्री इवेंट्स आर अज्यूम्ड टू बी इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली लाइकली उनको होना है। इफ ई एंड इवेंट एफ डिनोट्स द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड, है ना, एंड द सेकेंड का एंड द कार्ड ड्रॉन इज एस। तो अब ये क्या बोल रहा है? ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा एफ। 2 इवेंट्स हैं, दोनों के होने की इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं पीई। अब हमको पता है एस कितने होते, स्पेड कितने होते हैं, जैसे 52 कार्ड्स हैं, फिर से बता देती हूँ 52 कार्ड्स हैं, तो 26 ब्लैक 26 रेड, इसमें 13 स्पेड 13 एस, इसमें 13 रेड हार्ट एंड 13 डायमंड। तो कितने हुए स्पेड हमारे पास? 13/52। ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। सिमिलरली पी एफ क्या हो जाएगा हमारा? पी एफ इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 13/4। ये कितने होते हैं? सॉरी एस, इसमें एस बोल रहा है, सेकेंड समथिंग, ये एस नहीं होता, ये क्लब होता है। तो अब इसमें एस होते हैं, हर में एक एक एस होता है, इसमें भी एक एस, इसमें भी एक एस और इसमें भी एक एस, मतलब 4 एस। इसी तरह 4 जैक 4 किंग 4 क्वीन, एक एक चारों में। तो कितने हो गए एस? एस कितने हैं? 4। टोटल में कितने में? 52 में। तो ये हो जाएगा 1/13। अब अगर हम इसकी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर हम इसका P इंटरसेक्शन F देखें, है ना, E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब 13 में से एस कितने हैं? एक है, तो 1/52 हो जाएगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नाउ अब हम अगर हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं PE/F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? PE इंटरसेक्शन F, जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, अपॉन PF, जिसको हम लिख सकते हैं 1/52, और ये कितना आया PF? 1/13। तो ये हो गया 1/4। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे देते हैं, 1 नंबर इक्वेशन, दिस इज 2 नंबर इक्वेशन, दिस इज 3। यहाँ पे इसको हम सेपरेट कर देते हैं। नाउ दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करेंगे हम लोग?
अब पी एफ बाई ई फाइंड कर लेते हैं। पी एफ बाई ई क्या हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। ओके, तो ये हो जाएगा अपना पी एफ इंटरसेक्शन ई है 1/52 और ये है पी ई हमारा है 1/4। 1/4 हमने फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारा आ जाएगा 1/13। दिस इज इक्वल टू पी एफ एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या देखते हैं कि जो पी ई है ना, पी ई हमारा कितना आया था 1/4। इस तरह अब हमने जो क्या फाइंड किया है, P इसके पहले वाले स्लाइड में P E बाई एफ क्या फाइंड किया है, दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/4। मतलब E के ऑकरेंस में, इससे हम ये समझ सकते हैं कि E के ऑकरेंस में F का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने P निकाला 1/4 आया और हमने P F होने के बाद अगर E निकाला है दैट ऑल्सो इज 1/4। सो ये दोनों कोई इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं डाल रहे हैं। तो ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं पिछली स्लाइड में। दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 3 हो गए। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो हमारा पी एफ हमने फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज इक्वल टू 1/13 एंड दिस इज अपने फाइंड किया पी एफ बाई ई इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/13। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 4। मीन्स ऑकरेंस ऑफ ई डज नॉट अफेक्ट एफ, क्योंकि एफ यहाँ पे हमने जो फाइंड किया वो भी 1/13 आया और यहाँ पे ऑकरेंस ऑफ एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 1/13। तो ये दोनों इक्वल है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों P एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि ऑकरेंस ऑफ F डज नॉट अफेक्ट E एंड ऑकरेंस ऑफ E डज नॉट अफेक्ट F। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो यही इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, इसे यहीं पे मैं बता देती हूँ कि जैसे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, पी ई बाई पी ई इज इक्वल्स टू पी ई बाई एफ। ओके, तो या फिर हम अगर अपोजिट लिखें, जैसे हमारे पास है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली पी ई प्रोवाइडेड पी ई इज नॉट इक्वल टू पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमको हमेशा फॉलो करनी है, इफ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ बाई ई ले लेते हैं डायरेक्टली, एफ बाई ई इज इक्वल टू डायरेक्टली पी एफ प्रोवाइडेड पी ई इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये दोनों आपस में, इनको इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कंडीशन। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही डेफिनेशन 2 में बोला गया है, 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। ओके, सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी एफ बाई ई इक्वल टू पी एफ and provided PE is not equal to 0, and similarly PE by F is equal to PE provided PF is not equal to 0। ये हमने फाइंड किया है ना, इसके फर्स्ट स्लाइड में जो एग्जाम्पल लिया था, PF बाई F बाई E इज इक्वल टू है PF प्रोवाइडेड PE इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब PE के होने से PF में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू PF। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट लेते हैं PE बाई F इज इक्वल टू PE प्रोवाइडेड PF
is not equal to 0, then both P and E and F are independent events. So अब हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या लिख सकते हैं इसको, P E इंटरसेक्शन F क्या होता है, हम अगर फाइंड आउट करें मल्टीप्लिकेशन रूल वाला तो P E इंटरसेक्शन रूल में जो हमने फाइंड किया है मल्टीप्लिकेशन रूल में वो क्या होता है, P E इंटू P F बाई E. ओके, तो अब हम इसको रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, P F फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट. तो ये आ जाएगा P E डॉट P F फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, P E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P E इंटू P F फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. सो अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया है और फाइंड आउट करना है कि फाइंड दैट बोथ आर इंडिपेंडेंट और नॉट, देन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला टू डायरेक्टली फाइंड द आंसर, क्योंकि एवरी टाइम हम उसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा फार्मूला. नेक्स्ट कम्स सिमिलरली यही है एक्सपेरिमेंट. अगर लेट E and F be two events associated with same random experiment, then E and F are said to be independent. वही चीज़ बोला है, E and F are independent. कब होंगे, जब इसके पहले हमने फाइंड आउट कर लिया है E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P E इंटू P F. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. ये डायरेक्टली बस डेफिनेशन दी हुई है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली देख ले रहे हैं कि क्या होता है. अब मैं यहाँ आप लोग को बताती हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं. एक चीज़ के पहले और बता देती हूँ, अगर बोला है ये तो हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, और अगर बोलता है कि बोथ आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो सिमिलरली हम लोग को क्या होगा, E इंटरसेक्शन F जो दिया होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू PE अगर मल्टीप्लाई करोगे इनटू PF से, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे. और अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये दोनों आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू एंड गेटिंग दिस वन इंटरसेक्शन यू विल गेट बोथ सेम, अदरवाइज इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, है ना. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको फाइंड आउट करना होता है कि फाइंड द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट हम देख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं. अब जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट का, इसको तो मैं आपको वेन डायग्राम से समझा देती हूँ. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट मिग्रा हमारा जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनता है, ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया पूरा, और इसमें एक E हो गया और ये एक हो गया F, एंड दिस इज E इंटरसेक्शन F, मतलब दोनों हो चुके हैं इंटरसेक्शन F. तो ये हो जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. अगर अब हम बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा और उनके होने ना होने से एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. उसके लिए ऐसे बनेगा, एक E अलग पड़ा हुआ है एंड F अपना अलग इंडिपेंडेंट अलग पड़ा हुआ अकेला. इन दोनों में होने ना होने से आपस में और उनकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि मैंने अनसॉल्व लिए हैं आपके बुक से CBSE की. दिस इज सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 जो मुझे लगे हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू. सो आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस. सो अब देखते हैं, है ना, क्या बोल रहा है. 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड दैट द बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. अब मैंने 52 कार्ड्स ले लिए हैं. 52 कार्ड्स में कितने ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक एंड 26 रेड. इसमें बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए. 13 स्पेड एंड
13 क्लब, इसमें 13 हार्ट एंड 13 डायमंड। ओके, अब इसमें बोल रहा है बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, है ना, दोनों कार्ड्स के होने की, जैसे हमने मल्टीपल वाला पढ़ा था, मल्टीपल इवेंट्स हो, इसमें तो 2 ही इवेंट्स हैं, लेकिन अगर मल्टीपल इवेंट्स हो तो कैसे करेंगे। और ये एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हमने दोबारा से उसमें कार्ड नहीं रखा है, तो जैसे एक कार्ड निकाल लेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो अगर हम निकाल लेते हैं पहली, ब्लैक होने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी, तो पहले ब्लैक होने की टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, ब्लैक 26, है ना, तो ये 26/52 हो जाएगा। अब टोटल में से हमने 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया, तो जब बची हुई प्रोबेबिलिटी कार्ड्स होंगे वो 51 हो जाएंगे, और इसमें से ब्लैक्स भी एक चला गया है, तो 26 - 1 हो जाएगा 25। अब बोल रहा है दूसरा कार्ड निकालना है ब्लैक, जब एक ब्लैक निकल चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 25/51। इसी तरह अब हम इसका पूरा सॉल्व लिख लेंगे, है ना, इसको दूसरा, अब इसका ना दोनों का पूरा प्रोबेबिलिटी हमको क्या चाहिए, P B ब्लैक एंड ब्लैक, 2 ब्लैक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, P ब्लैक इंटू, जब ब्लैक ऑलरेडी निकल चुका है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट, अदरवाइज PBV भी ही हम लिखते, तो ये हो जाएगा 26/52 इंटू 25/51। दैट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, ये 2, ओके, ये किसी से नहीं जाएगा, 25 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 25/102 वे बी दी फाइनल आंसर। होप थोड़ा समझ में आ गया होगा, ऐसे और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, रखना नहीं है दोबारा से। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, बोल रहा है तीनों ऑरेंज अगर गुड है ना, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। मतलब हमको तीनों गुड ही ऑरेंज निकालने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 गुड हैं 3 बैड हैं इज अप्रूव्ड फॉर सेल। लेकिन अब हमको इससे 3 गुड ही निकालने हैं, गुड, क्योंकि हमको 3 गुड जब आएंगे तभी वो अप्रूव होगा सेल के लिए। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, टोटल कितने हैं ऑरेंजेस, 15। ओके, सो पहला ऑरेंज निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 से लेना हमको, तो 12 टोटल ऑरेंज है अच्छे वाले, तो 12/15। इसी तरह अब दूसरा निकालना है। अब इसमें से क्या होगा, कंडीशन यहाँ लिखती जाती हूँ, एक कम हो गया 12 - 1, दिस विल बिकम 11 एंड टोटल में से 15 - 1, तो ये हो जाएगा 14। अब दूसरे के लिए दूसरा ऑरेंज निकालेंगे जब ऑलरेडी एक ऑरेंज निकल चुका है, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 11/14। अब कितना बचेगा, अब ये तो यहाँ के लिए हो गया फर्स्ट के लिए, अब सेकंड में कितने बचेंगे, 11 में से 1 गया तो ये बचेगा 10 ऑरेंजेस, और दूसरा 14 में से 1 गया, ये बचेंगे 13 ऑरेंजेस। अब बोल रहा है तीसरा ऑरेंज भी गुडी होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तो ये हो जाएगा हमारा 10/13। अब टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गुड ऑरेंजेस की, टोटल गुड ऑरेंजेस, तो हम लिख लेंगे इसको PO इंटू PO/O इंटू PO/OO। ओके, O फॉर ऑरेंज, आई हैव डिनोटेड। अब इसको लिख लेंगे 12/15 मल्टीप्लाई करेंगे 11/14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/13। अब इसको अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 44/91। ये सॉल्व करके देख लेना, 12 से 6 से जाएगा, 3 से 3 जा करेंगे तो 3 4 = 12 एंड दिस इज 3 5 = 15, 5 2 = 10
और ये 2 से करेंगे तो ये 2 जा, ये 7 जा, 11 4 जा 44, 13 7 जा 91, ये हो गया आंसर। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस सिंपल क्वेश्चन। बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, जो पहले मैंने बताया है वो सॉल्व करना है। अब बोल रहा है दो a die is marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green is tossed, let a and b, a be the number of events। तो let a die is marked 1 2 3 in red and 4 5 6 in green, let a be the event the number is even and b be the event number is red, are they independent। ओके, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। वैसे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इवन है और रेड है तो उनसे कोई इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो रेड है वो है ऑड नंबर्स और जो इवन है वो है इवन नंबर्स, है ना। जो रेड है वो है ऑड और जो ग्रीन है वो है 1 सेकेंड रेड, मैं एक बार और लिख लेती हूँ। रेड इज 1 2 3 है, मतलब दोनों मिक्स हैं, सॉरी, है ना, दोनों मिक्स हैं। ओके, एंड 4 5 6 आर ग्रीन, मतलब रेड है 1 2 3 एंड 4 5 6 है ग्रीन। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है नंबर इज इवन, इवन है ना, इवन निकालना है। इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 एंड रेड इज, ये इवन की प्रोबेबिलिटी हो गई ए और बी हो गई इवन किसकी, रेड की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो रेड कौन कौन से, रेड है 1 2 3, है ना। अब इसमें अगर हम कॉमन फाइंड आउट कर लें तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, है ना। इनमें से सॉरी ये एन है तो एन अभी निकालते हैं, तो एन की कॉमन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। ओके, 2 इज ओनली कॉमन। तो आर दे इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट, तो फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल है। तो P पहले निकाल लेते हैं, A बाई बी, तो A बाई बी मतलब A इवन है ना, ये इवन है, तो इवन की कितनी हो जाएंगी, 3/6 अपॉन 2/6 इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। इसी तरह P B बाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओ सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, ये 2/6 होगा, 2/6 एंड 3/, क्योंकि B निकालना ना B, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इस तरह B बाई निकालना, तो ये 2/6 यहाँ ऊपर आ जाएगा और A हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएंगे 2/3 ना। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारा 2/6 मीन्स 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी इंटरसेक्शन की। ओके, लेट्स चेक फर्स्ट। अब हम अगर निकाल लें जो हमारा फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट का, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये दोनों हमने अलग अलग फाइंड कर लिए हैं, तो ये हो जाएंगे 2/3 इंटू 2/3, दिस इज 4/6, दैट इज 2/3 आ जाएगा। और ये ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या हुआ, दिया हुआ है 1/3, हो तो इन कलर, तो ये हो जाएगा 1/3, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा 2/3, दैट इज नॉट इक्वल, है ना। तो ये हमारे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट आ गया। ओके,
इस तरह हम लोग सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट ए एंड बी आर सच दैट ए दिया हुआ है 1/2 एंड ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 3/5 एंड पी बी दिया हुआ है पी बी। तो हमको क्या फाइंड करना है, पी बी की वैल्यू फाइंड करनी है जब पहले में अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं। ओके, सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, क्या कंडीशन होती है। जैसे मैंने बताया था जो ए इंटरसेक्शन बी है दैट इज इक्वल टू 5, मतलब कि नल, मतलब कि 0। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रोबेबल होता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट के लिए क्या लगाएंगे हम, पी ए यूनियन बी लगाते हैं, ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस ये माइनस होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो हमारा 0 हुआ है ना, तो ये दोनों बचे। तो अब हम इसमें फॉर्मूला रख देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है हमारे पास 3/5 इक्वल टू पी ए दिया हुआ 1/2 प्लस पी बी फाइंड करनी है, दोनों में हमको पी बी फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, 3 2 जा 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1/10 विल बी दी आंसर पी बी। सेकेंड फाइंड करना है जब दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट में तो हमको पता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू पी ए दिया हुआ है 1/2 इंटू ये पी है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा 6/। समथिंग गड़बड़ है, समथिंग गड़बड़ है, गड़बड़ मामला है। तो ये तो हो गया, बट इंडिपेंडेंट ही तो फाइंड करना है। ओके, क्या हो गया, सॉरी। तो ये तो हो गया, लेकिन पी बी है ना, अब हमारा इसमें आ चुका है जो वो हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा, क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, उसको नहीं ले सकते ना, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा ऊपर वाला ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं लेना है, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, पी बी फाइंड करना है। तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता आई थिंक। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये यूनियन है कि तो गड़बड़ करा है मैंने। 1 second, I will check the question. Something is wrong. Oh, this is no. That's why it is not coming. This is union. Okay, that's why I have mistaken. तो अब सही है ना, ये यूनियन है, इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, गड़बड़ हो रहा, नहीं तो इससे तो डायरेक्ट आ जाता आंसर, इंटरसेक्शन होता तो ना। अब क्या मिल गया हमको यहाँ से, पी ए इंटरसेक्शन बी मिला है P/2
2। अब ऊपर वाला फॉर्मूला हम ले लेंगे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 3/5 इक्वल टू पी ए क्या है हमारे पास, पी ए दिया हुआ है ना 1/2 प्लस ये पी बी माइनस p/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा p/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, 1/10 2/5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू p/2। तो फाइनल आंसर यहाँ लिखें, ये हो जाएगा p will be 1/5। दिस इज द आंसर। ओके, a little mistake can do a wonder। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस थ्राइस। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो ऑड नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें ऑड नंबर हो जाएंगे, सैंपल स्पेस तो बहुत सारा बनेगा, जैसे कि 1 1 1, फिर पहला हो गया इस तरह 1 1 2, इस तरह 1 1 3, इस तरह कर करके बहुत सारे सैंपल कितने बचेंगे, 2 1 6 बनेंगे ना। तो ये हो जाएगा इस तरह 6 6 जब तक नहीं आ जाएगा। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे 216, क्योंकि अगर डाइस थ्रोन होती है तो NS हो जाता है उसका 6 to the power n, that is 6 to the power 3 is equals to 216। ओके, सो नाउ अब क्या करेंगे, हमको क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऑड नंबर फाइंड आउट करने की। ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बहुत सारी हो जाएगी, जैसे कि एटलीस्ट वो भी 1 है ना, एट अ टाइम 3 होता तो वो भी चलता, एटलीस्ट 1 है तो 1 3 5 है ना, या फिर 1 2 4, या फिर 3 4 6, मतलब एटलीस्ट 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत सारी हो जाएगी। तो हम दूसरा तरीका निकालते हैं, A डैश मतलब नॉट ऑड मतलब कोई भी ऑड नहीं होगा, तो कोई भी ऑड क्या हो जाएगा 2 4 6 है ना, 2 4 6 या फिर 2 4 6 4 6 2 2 4, मतलब एटलीस्ट नहीं है ना, तो कहीं पे भी ऑड इवन नंबर होना चाहिए। तो मतलब जैसे 3 डाइस हैं X Y Z है ना, हर थ्रोन में क्या आना चाहिए, हर थ्रो में क्या आना चाहिए 2 4 6, इस तरह 2 4 6, इस तरह 2 4 6, मतलब 3 बार डाई थ्रो होगी और हर थ्रो में क्या आएगा 2 4 6, मतलब ऑड आ सकते हैं 3 नंबर है ना। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी A डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P A डैश विल बी 3 into 3 upon 216 ना, 3 3 जा 9 9 3 जा 27/216, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी A डैश की। तो अब हमको A डैश मिल गया, तो अब PA निकाल लेते हैं सीधे। PA क्या हो जाता है 1 माइनस PA डैश, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 27/216 इक्वल्स टू 189/216 इक्वल्स टू 7/8 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। अब इसमें ध्यान देना, विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब बॉल को हम वापस रखते जा रहे हैं फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई यहाँ, टोटल हो गया
18 बॉल्स है ना, क्योंकि टोटल 18 बॉल्स दी हुई है। अब क्या फर्स्ट केस बोल रहा है बोथ बॉल्स आर रेड ना, दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। तो रेड कितनी है, 8 है, लेकिन हम उसमें वापस से रखते जा रहे हैं, तो इसकी बोथ रेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बोथ रेड। अब हम उसमें दोनों बॉल्स रखते जा रहे हैं तो कुछ भी कम नहीं होगा, तो 8/18 18 फिर से रख दिए, फिर 8/18, तो ये हो गया। तो ये टोटल आ जाएगा 64/18 इंटू 18। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 16/81 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। दिस इज ऑल्सो सिंपल, फर्स्ट ब्लैक होनी चाहिए, सेकेंड रेड होनी चाहिए। तो ब्लैक कितनी है, 10 है, 10/18 विदाउट विथ रिप्लेसमेंट है। इस तरह रेड कितनी है, 8 है और 18 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 10, अगर हम इसको कट करें 2 से तो 5 जा, ये 9 जा, ये 4 जा, ये 9 जा, 9 9 जा 81, 5 4 जा 20/81 और कैंसिल होगा तो देख लेना। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, है ना। तो वन ऑफ देम इज ब्लैक, तो P वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, R पहले हो सकता है या फिर R इंटरसेक्शन B हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10/18 इंटू 8/18, फिर से 8/18 इंटू 10/18, क्योंकि वन ऑफ देम इज बोल रहा है ना ब्लैक है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो पहली बार में एक ब्लैक और रेड आ सकती है, फिर या फिर रेड और ब्लैक आ सकती है ना। तो ये दो प्रोबेबिलिटी अपन को लेके चलनी पड़ेगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो टोटल का एलसीएम हो जाएगा 18 और ये 80 80 160 हो जाएंगे। तो 160 अगर हमें कैंसिल करो 8 जा 60, 18/80/9 आंसर हो जाएगा। 80 कहाँ चला गया, 1 सेकेंड, 80/9 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, probability of solving a specific problem independently by A and B is 1/3 and 1/2। A से 1/2 है and B से 1/3 है respectively। If both try to solve the problem independently, find the probability that problem is solved। तो अगर वो दोनों ट्राई कर रहे हैं, बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय ए एंड बी इज 1/2। ओके, मीन्स पी ए हो गया है 1/2 एंड पी बी हो गया है 1/3। If both try to solve the problem independently, find the probability that problem is solved। मतलब प्रॉब्लम तो किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड करना है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इसके लिए हम देख लेंगे हमारा एक वन सेकेंड, आई विल चेक। Okay, I will go to the next question, then I will come back to this question. Okay, this is है ना। अब ये बोल रहा है इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% ऑफ them read both Hindi and English. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले हम तो एक ग्राफ इसका बना लेते हैं, है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये एक पूरा एक सैम्पल स्पेस है, यहाँ पे ये हिंदी एंड इंग्लिश है। तो ये हो गया 60% ऑफ रीड हिंदी और 40% इंग्लिश, और ये इंटरसेक्शन एफ भी दिया हुआ है, ये परसेंटेज दिया हुआ है ना 60, और ये दिया हुआ है 40। तो इसके लिए हम कर लेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स, हिंदी भी नहीं पढ़ती और ना इंग्लिश पढ़ती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट वी विल राइट हियर सॉल्यूशन फॉर, तो पहले हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इज 0.6, है ना। अब इसके बाद इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, पी ई इंटरसेक्शन एच दिया हुआ है 0.2। अब फर्स्ट भी ये बोल रहा है फाइंड करना है सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो पहले हम वो दोनों कौन कौन पढ़ता है वो फाइंड कर लेते हैं। तो पी ई यूनियन एच फाइंड कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई प्लस पी एच ना माइनस पी ई इंटरसेक्शन एच। तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.6 माइनस 0.2, तो ये आ जाएगा अपना 0.8। अब ये जो दोनों पढ़ता है, अब इससे हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट कर लेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री तो वो हमारा हो जाएगा जो कुछ भी नहीं पढ़ता है, दोनों पेपर भी नहीं पढ़ता, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इज 0.2, दैट इज 2/10 इज इक्वल्स टू 1/5। ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट। अब वो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर find the probability that she reads English newspaper. If she reads हिंदी newspaper, find the probability that she reads English newspaper. मतलब हिंदी पढ़ती है तो उसकी क्या probability है कि वो इंग्लिश भी पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा, हमको यह निकालना है कि इंग्लिश होना है और हिंदी ऑलरेडी पढ़ती है ना। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, क्योंकि हिंदी ऑलरेडी पढ़ती है, इंटरसेक्शन अपन को दिया हुआ है 0.2, हिंदी का दिया हुआ है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.1/3। दिस इज सो सिंपल। नाउ सी क्या बोल रहा है, इसी तरह सी देख लेते हैं। सी बोल रहा है इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है हिंदी पढ़ने की जब इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ती है। तो ये हो जाएगा पी ई बाय इंटरसेक्शन एच अपॉन पी ई। तो ये इंटरसेक्शन तो हमारे पास 0.2 दिया हुआ है और इंग्लिश का 0.4 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। अब पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें थोड़ा सा
देखना पड़ेगा कैसे करना है, थोड़ा अपन देख लेते हैं ना। तो ये क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, है ना। तो पहले निकालते हैं अगर फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व्ड की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें हम देखते हैं कि पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, क्योंकि सॉल्व करने की नहीं पता ना कितनी होगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P1 माइनस PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PA डैश इंटू PB डैश, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये 1 हो गया, माइनस इसके अंदर लिख सकते हैं 1 माइनस PA। ओके, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल में से, है ना, तो टोटल में से माइनस करना है, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस PB। ओके, तो ये इसको हम लिख लेंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 3 माइनस 1 2, 2/3, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो 1/3, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2/3। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। तो मैं ऐसे कर देती हूँ। अब दूसरा कोई क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व्ड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व्ड, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व्ड, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक सॉल्व हुआ है तो PA इंटरसेक्शन B डैश एक सॉल्व हुआ है, एक नहीं हुआ है, प्लस PA डैश इंटरसेक्शन मतलब B, मतलब इसमें A सॉल्व हुआ B नहीं हुआ, A सॉल्व हुआ B नहीं हुआ, इसमें B नहीं हुआ A हुआ, इसमें A नहीं हुआ B हुआ, ऐसे लिखा है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पता नहीं कैसे आएगा। ओके, तो इसको लिख सकते हैं PA इंटू PB डैश प्लस PA डैश, इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, इंटू PB। अब इसके अंदर यहाँ पे माइनस वाला लगा देंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का हम लगाते हैं। तो PA इंटू 1 माइनस PB, इसी तरह इंटू, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस वन माइनस PA इंटू PB। अब इसमें हम सॉल्व कर लेंगे। PA क्या हुआ हमारा 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 माइनस 1/3 प्लस इस तरह 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/3। दिस विल बी 1/2 इंटू 2/3 प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो ये आ जाएगा 2 2 6, तो ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3/6 equals to 1/2 will be the answer for this. This is very important question. This is question number 14 of NCERT and it is very important, so please go through it once or twice so that you can understand properly. So I have solved most of the question of your exercise 13.2. so for any queries you can write us email on samatacademy@gmail.com and
We will meet in the next lecture. Thank you.